Good evening, dear student. Today I will discuss JEE full test 14. ओके, तो आज के पेपर का एनालिसिस देखेंगे. तो JEE मेंस में जिस लेवल का पेपर आता है सेम लेवल का पेपर है. ओके, लेट अस डिस्कस वन बाय वन क्वेश्चन. क्वेश्चन 26 में देखो क्या दिया है. ये क्वेश्चन 26. ओके, क्या दिया है? Mixture of lead sulfide zinc sulfide ore is subjected to froth flotation process in the presence of sodium cyanide detergent which form froth is. ओके, तो जब भी आप माइनिंग करके किसी ओर को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो किसी ओर में क्या होगा, मोर देन 2 ओर इज प्रेजेंट. अब कोई स्टोन निकाला आपने, उस स्टोन में क्या है, मोर देन 2 ओर इज प्रेजेंट. तो मान के लिए आपके पास क्या है, लेड सल्फाइड भी और क्या है, जिंक सल्फाइड भी 2 ओर प्रेजेंट है. ओके, तो 2 ओर आर प्रेजेंट. तो एक तो क्या है, लेड सल्फाइड जिंक सल्फाइड है. तो मुझे ऑब्टेन क्या करना है, लेड सल्फाइड को यहाँ से रिमूव करना है. ओके, तो क्या यूज करेंगे, मोर देन 2 ओर इज प्रेजेंट एंड 8 डिप्रेजेंट. तो डिप्रेजेंट क्या यूज करेंगे यहाँ पे, सोडियम साइनाइड. क्या यूज करेंगे यहाँ पे, सोडियम साइनाइड. तो सोडियम साइनाइड क्या करेगा, जिंक से रिएक्शन कर जाएगा और लेड सल्फाइड से रिएक्शन नहीं करेगा. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जो जिंक सल्फाइड है इट रिएक्ट विद सोडियम साइनाइड, इससे रिएक्शन करेगा सोडियम साइनाइड. तो क्या फॉर्म करेगा ये, Na2ZnCN4. क्या बनाएगा, Na2ZnCN4 का फॉर्मेशन करेगा. यहाँ पे मैं क्लियर लिख देता हूँ क्या फॉर्म करेगा उसको देखो. ओके, अगर यहाँ पे मैंने जिंक सल्फाइड की बात कर रहा हूँ, जिंक सल्फाइड रिएक्ट विद सोडियम साइनाइड, किस रिएक्शन करेगा, सोडियम साइनाइड. इसके 4 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो ये क्या बनाएगा, Na2ZnCN4 इज फॉर्म. क्या बनाएगा, Na2ZnCN4 बनाएगा. इसकी भी साइड क्या है, जिंक सल्फाइड. तो यहाँ पे क्या बनेगा, Zn2S बन जाएगा, जिंक सल्फाइड. रिमेनिंग क्या बचा है आपके पास, जिंक बचा है और यहाँ पे क्या बचा है आपके पास, सल्फाइड बचा हुआ है. ओके, 4 साइनाइड यूज में आ गए. और यहाँ पे क्या बचा है, सोडियम बचा है. क्या बचा है, सोडियम. सोडियम बचा है और क्या बचा है, 2 सोडियम और 1 सल्फर. तो क्या मिलेगा, सोडियम सल्फाइड. ओके, तो यहाँ पे जो मिलेगा साइड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सोडियम सल्फाइड. तो फॉर्मेशन ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इट इज सॉल्युबल इन वाटर. तो वाटर में सॉल्युबल होने, सॉरी इनसॉल्युबल इन वाटर. तो ये क्या होगा, पीपीटी के फॉर्म में बॉटम में डिपॉजिट हो जाएगा. ओके, जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनसॉल्युबल है तो क्या हो जाएगा, पीपीटी के फॉर्म में बॉटम में डिपॉजिट हो जाएगा. रिमेनिंग क्या बचा आपका, लेड सल्फाइड. तो फ्लोटिंग एजेंट क्या करेगा, लेड सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, फ्रोथ बना देगा. ओके, तो अगर ये फ्रोथ का फॉर्मेशन करेगा तो इसको क्या कर सकते हैं, इजिली एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यहाँ से रिमूव किया जा सकता है. ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आपके पास कि अगर मोर देन 2 और प्रेजेंट तो क्या यूज करेंगे, डिप्रेजेंट यूज किया जाएगा. ओके, और डिप्रेजेंट का काम क्या है, आइदर बोथ ओर में से आइदर किसी एक से रिएक्शन करेगा और इनसॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगा पीपीटी, जो बॉटम में डिपॉजिट होगा. और अदर जो अपने पास हो फ्रोथ के फॉर्म में क्या होगा, अप साइड में चला जाएगा. ओके, तो फ्रोथ क्या बनाएगा, लेड सल्फाइड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, रिएक्शंस गिवन है. रिएक्शन ए फॉर्म 2 प्रोडक्ट. ओके, K1 एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज K2 एक्टिवेशन एनर्जी और K2 एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू K1. इन K1 and K2 आर रिलेटेड. ओके, तो K1 और K2 में रिलेशन क्या मिलेगा, ये आपको आइडेंटिफाई करना. ओके, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2. ओके, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन 26 में आपके पास है, अकॉर्डिंग टू आर्नियस इक्वेशन, according to Arrhenius equation, what is our equation, K is equal to A minus E upon RT. Okay, now dissociation constant is K1. Okay, and activation energy is E1. Okay, and temperature T1 और T2 are both are equal, same temperature. temperature क्या दिया आपके पास, सेम दिया है, all same temperature. Okay, और K2 में क्या दिया है, K2 activation energy is E2 दिया है और E2 का वैल्यू किसके इक्वल दिया है, 2 activation energy E1 के इक्वल गिवन है. ओके, दिस इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन इज गिवन. तो सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है आपके पास. ओके, ओके, तो ऑल इंफॉर्मेशन आर गिवन. ये सारी इंफॉर्मेशन क्या आपके पास गिवन है. ओके, देख लो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, K1 इज इक्वल टू A माइनस ये 1 अपॉन क्या मिलेगा, RT1. RT मान लिया, T1 T2 आर इक्वल, तो क्या हो जाएगा, T मान लिया. ओके, इसको मैंने T मान लिया और इक्वल E1 E2 इज इक्वल. ओके, अगेन क्या बनेगा इक्वेशन, ये इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया मैंने. इक्वेशन सेकंड क्या बनेगा इसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे क्या आ जाएगा, A माइनस ये 2 अपॉन क्या हो जाएगा R. ओके,
इक्वेशन सेकंड है, बट E2 का वैल्यू किसके इक्वल है, 2A1 के इक्वल। तो क्या लिख सकता हूँ मैं K2 को लिख सकता हूँ A माइनस 2A1, क्या लिख सकता हूँ माइनस 2A1। ओके, अब फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड करो, फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड बाय सेकंड इक्वेशन, तो क्या मिलेगा आपको, K1 इज इक्वल टू A माइनस A अपॉन RT 1, और यहाँ पे क्या मिलेगा K2 इज इक्वल टू A माइनस 2A1 अपॉन क्या मिलेगा RT। ओके, तो क्या होगा, A से कैंसिल आउट हो गया, तो रिलेशन क्या मिलेगा आपके पास, ये जो मिलेगा K1 अपॉन क्या मिलेगा K2। ओके, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल क्या है, पावर सेम है, तो बेस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, नेगेटिव साइन क्या होगा, पॉजिटिव। एक्सपोनेंशियल की पावर क्या लिख सकता है इसको मैं, माइनस A1 अपॉन RT प्लस क्या लिख सकता है, ये पॉजिटिव जाएगा, तो क्या मिलेगा 2A1 अपॉन क्या मिलेगा RT। ओके, अब 2A1 अपॉन RT में से E अपॉन RT को माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा K1 इज इक्वल टू K2 एक्सपोनेंशियल की पावर ये मिलेगा आपको A1 अपॉन RT। ओके, रिलेशन क्या आ जाएगा आपके पास, K1 इज इक्वल टू K2 एक्सपोनेंशियल की पावर ये 1 अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास RT। ओके, एक्सपोनेंशियल की पावर ये 1 अपॉन RT। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, करेक्ट आंसर विल बी, व्हाट विल बी करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर आपके पास जो आएगा वो आएगा आपके पास K1 इज इक्वल टू K2 एक्सपोनेंशियल की पावर ये अपॉन RT इज करेक्ट आंसर। तो मैच कर लो कौन सा ऑप्शन चेक हो रहा है उसकी, देख लो विच ऑप्शन इज करेक्ट। क्या आ जाएगा इसके लिए, बी ऑप्शन इज करेक्ट, K1 इज इक्वल टू K2 एक्सपोनेंशियल की पावर ये अपॉन RT इज करेक्ट आंसर। ओके, तो बी आंसर विल बी करेक्ट, बी आंसर विल बी करेक्ट। ओके, now question 28. Okay, in 28 given in P4O6 the number of oxygen atom bonded to each phosphorus atom and the number of short PO bond in P4O10 respectively. Okay, यहाँ पे चेक कर लो, in P4O6 का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, स्ट्रक्चर ऑफ P4O6, तो क्या बनेगा P4O6 का स्ट्रक्चर, देखो जो P4O6 का स्ट्रक्चर जो बनेगा ये आपके पास क्या है, फास्फोरस फास्फोरस PP, ये क्या बन जाएगा POP, इधर भी क्या बन जाएगा POP, ये क्या बनेगा POP, इधर क्या बनेगा POP बॉन्ड, एक POP बॉन्ड यहाँ बना दे POP बॉन्ड। Which phosphorus bonded with 3 oxygen atom, किससे बॉन्डेड है, which phosphorus atom bonded with 3 oxygen atom, 1 oxygen atom, it is 2 oxygen atom, it is 3 oxygen atom, it is bonded with 3 oxygen atom, which phosphorus bonded with 3 oxygen atom। ओके, ये तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। in P4O10 how many P double bond O is present, क्या पूछा आपसे, शॉर्ट PO बॉन्ड। तो P4O10 में देखो क्या होता है, in P4O10 यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो देखो यहाँ पे भी क्या बनेगा सेम, PP को अटैच कर दो, यहाँ पे क्या बना दे एक POP बॉन्ड, यहाँ पे POP बॉन्ड, इधर क्या बन जाएगा POP बॉन्ड, इधर POP, एक POP बॉन्ड, इधर क्या होगा POP, इधर क्या होगा P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड। ओके, तो नाउ हाउ मेनी शॉर्ट POP बॉन्ड इज, PO बॉन्ड कितना मिल रहा है इसमें, 1 यहाँ पे मिल रहा है, 2 यहाँ पे मिल रहा है, 3 यहाँ पे मिल रहा है, 4 यहाँ पे मिल रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा 4 PO बॉन्ड इज प्रेजेंट। आंसर क्या आ जाएगा 3 और 4। P2O6 means phosphorus bonded with 3 oxygen atoms in P4O10 शॉर्ट POP बॉन्ड। देखो ये क्या लॉन्गर है, इससे लॉन्गर है, और सबसे शॉर्ट वाले कौन से, P डबल बॉन्ड के 1 2 3 4, आंसर विल बी 3 and 4, आंसर विल बी 3 and 4 इज करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन 29 को देखो, 29 में क्या दिया है, देखो assign the hybridization state and magnetic moment of K2CuCN4। ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो, ये क्या बन जाएगा K2, इधर क्या दिया आपके पास K2CuCN, इधर क्या दिया आपके पास 4 4। ओके, तो सबसे पहले आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो। हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, पोटेशियम पे चार्ज कितना है +2, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना उसका x मान लो, यहाँ पे कितना आ जाएगा -4 = 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा +2, दैट मींस क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर इज +2 ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, इसका कॉन्फिगरेशन लिख लो, कॉपर का कॉन्फिगरेशन क्या है, न्यूट्रल फॉर्म में 3d10, इधर क्या मिलेगा 4s1। ओके,
आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव करेंगे, लोअर एनर्जी, लोअर एनर्जी किसका है, 4s का। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 4s0। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 3d10, इधर क्या मिलेगा 4s0। ओके, इलेक्ट्रॉन कितने रिमूव करना है मुझे 2, तो यहाँ पे कितने मिलेंगे 9। एक इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ से रिमूव करेंगे क्योंकि यहाँ पे एनर्जी क्या है, लोअर एनर्जी। हाउ टू कैलकुलेट एनर्जी, अकॉर्डिंग टू n+l रूल, तो वैल्यू ऑफ 4s सबसेल इज लोअर एनर्जी, क्योंकि इसके लिए क्या है 4+0, इसके लिए क्या है 3+2 5 वैल्यू है। तो लोअर एनर्जी किसका 4s, जिसका लोअर एनर्जी वहां से इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करेंगे। तो आयनाइज कहाँ से करेंगे, 4s में से इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करेंगे। ओके, अब क्या करना है आपको, 4s में जैसे इलेक्ट्रॉन को आयनाइज के तो डी में कितने बचे 9 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, डी में कितने 9 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो देखो डी में जो अपने पास है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 9 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब यहाँ पे डी में 9 इलेक्ट्रॉन्स को लिख दो, ये क्या है डी ऑर्बिटल्स है। ओके, ये क्या डी ऑर्बिटल्स है। ओके, यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स है 1 2 3 4, ये क्या है 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स है डी ऑर्बिटल्स। और डी में इलेक्ट्रॉन्स कितने 1 2 1 2, ये कितना हो गया 4, और ये क्या होगा 9 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ओके, ये क्या होगा 3d सबसेट, इधर क्या है 4s सबसेट, और इधर क्या अपना 4p सबसेट, इज 4p सबसेट। यहाँ पे क्या है 3d 4s और इट इज 4p सबसेट। ओके, अब क्या करना है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, जो साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है इट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ओके, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा आपके पास, एक्साइटेड कंडीशन में यहाँ के इलेक्ट्रॉन को कहाँ शिफ्ट कर देगा, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल क्या बन जाएगा डी, तो ये क्या बन जाएगा डी, ये क्या बनेगा एस, और इधर क्या होगा पी, तो क्या बन जाएगा dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्या बनेगा dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ पे 1 है। तो हाउ टू कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट बाय रूट n+2 बोर मैग्नेट्रॉन। ओके, तो वैल्यू कितना रखोगे 1 + 2 कितना हो गया √3, √3 का वैल्यू कितना 1.73। ओके, तो चेक कर लो 1.713, 1.713 जो आपके पास है ये आपके पास आ जाएगा डायपोल मोमेंट का वैल्यू, डायपोल मोमेंट और हाइब्रिडाइजेशन dsp। तो चेक कर लो विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो चेक कर लो क्या मिलेगा आपको dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, और क्या मिलेगा 1.73, क्या मिलेगा 1.73, जो पास वैल्यू मिलेगा √3 का वैल्यू कितना 1.73। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 30 पे आ जाओ, 30 में क्या दिया है, क्वेश्चन 30 में गिवन है बाइवेलेंट मेटल हैज इक्विवेलेंट मास ऑफ 32 एंड डिफर इन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ इट्स मेटल नाइट्रेट एंड मेटल सल्फेट विल बी। ओके, तो क्या पे क्या दिया है बाइवेलेंट मेटल आयंस, बाइवेलेंट मेटल इज इक्विवेलेंट मास ऑफ 32। ओके, तो डिफरेंस इन मास पूछा आपसे, किस क्या पूछा, डिफरेंस इन मास ऑफ मेटल नाइट्रेट एंड मेटल सल्फेट। ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइवेलेंट मेटल, बाइवेलेंट मेटल मींस +2 charge is present, equivalent weight is given 32. How to calculate equivalent weight, equivalent weight is equal to molar mass divided by n factor. What is n factor of metal, it is n factor is 2, equivalent is 32, then molar mass of metal will be 64। तो molar mass of metal कितना हो गया 64, तो molar mass of metal will be 64। okay, now this metal it react with nitrate और इसमें चार्ज कितना है +2, फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका MnO3 होल ट्वाइस, ये बन जाएगा मेटल नाइट्रेट का फॉर्मूला। सिमिलर वे में अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मेटल सल्फेट की, तो मेटल पे चार्ज कितना है +2, सल्फेट पे चार्ज कितना है -2, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा MsO4। ओके, अब यहाँ पे देखो मास कितना है इसका 64 मास है मेटल का, और नाइट्रेट का मास कितना है, जो नाइट्रेट का मास है वो कितना है देख लो 48 प्लस कितना हो गया 14, 3 ऑक्सीजन प्लस 1 नाइट्रोजन 40, तो कितना हो गया 12, ये कितना आ जाएगा 5 6 62 मल्टीप्लाई बाय 2, नंबर ऑफ नाइट्रेट 2 है तो कितना हो जाएगा 4, ये कितना 1 2 4, तो कितना हो गया 1 2 4, और ये कितना है 64, तो ये कितना हो गया 0, ये अपने पास 8 आ गया। ओके, ये कितना हो गया 8 188, मोलर मास कितना हो गया इसका 124, तो 188 मोलर मास ऑफ मेटल नाइट्रेट। नाउ
मोलर मास ऑफ मेटल सल्फेट कितना है 64, सल्फर कितना है 32 और ये कितना है 64, तो ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 9, तो 98 ऐड कर दो इसमें, 64 प्लस 32 तो ये कितना हो गया आपका, सॉरी 6, ये कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया 96, तो 96 इसका आ गया प्लस 64 ऐड करो कितना हो गया 64, तो ये कितना हो गया 12, ये 0 हो गया, 6 प्लस 4 इज 0, ये कितना हो गया 10, मोलर मास कितना आ गया 7 प्लस 9 इज 160, तो मोलर मास कितना आ गया 160, तो यहाँ पे कितना है 160। अब डिफरेंस कैलकुलेट कर लो कितना आ गया 188 माइनस 160, आंसर विल बी 28, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 28। देखो इक्विवेलेंट मास इज मोलर मास बाय n फैक्टर, तो मोलर मास को 32 से मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा 64, चार्ज क्या है +2, नाइट्रेट पे चार्ज क्या है -1, फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेटल नाइट्रेट, इसका मोलर मास कितना हो गया 188। इन मेटल सल्फेट फॉर्मूला क्या आपके पास NSO4, तो क्या मिलेगा 160, टोटल मास आ गया, माइनस करो तो क्या आ गया 28, आंसर विल बी आंसर विल बी करेक्ट, तो आंसर बी विल बी करेक्ट, डिफरेंस इन मोलर मास इज 28, ओके, द डिफरेंस इन मोलर मास विल बी 28। Now question 31, 0.5 mole each hydrogen SO2 and CH4 are kept in container. A hole was made in the container. After 3 hours, the order of the partial pressure in the container will be. Okay, तो चेक करो, अगर मैंने यहाँ पे कंटेनर लिया है और कंटेनर में क्या है 3 गैस को फिलअप किया हुआ है, एक तो क्या मेरे पास हाइड्रोजन है, दूसरा क्या SO2 और तीसरा क्या है CH4 है। ओके, तो अगर मैंने यहाँ से एक होल कर दिया, ओके, यहाँ से क्या कर दिया होल कर दिया, तो उस होल में से फास्ट कौन मूव करेगा जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है इनवर्स ऑफ मोलर मास। ओके, इसका मोलर मास कम होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा ज्यादा होगा। ओके, तो इसका मोलर मास कितना है, इसका मोलर मास 2 है, इसका मोलर मास कितना है 32 प्लस 32 कितना हो गया 64 और मोलर मास कितना है 16, दैट मीन्स क्या रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा ज्यादा होगा, तो ज्यादा मोल डिफ्यूज हो जाएंगे। सपोज आपने कितना लिया 0.5 मोल ईच, 0.5 मोल ऑफ ईच, तो 0.5 मोल इसके भी है, 0.5 मोल इसके भी है, 0.5 मोल इसके भी है। ओके, अब सेम टाइम में मैंने डिफ्यूज किया तो हो सकता है कि जो हाइड्रोजन के मोल्स है वो कितना 0.3 डिफ्यूज हो गए। ओके, CH4 के कितने आ रहे 0.2 मोल डिफ्यूज हो गए और SO2 के मोल कितने डिफ्यूज हो 0.1, तो रिमेनिंग किसके मोल ज्यादा बचे, तो SO2 के मोल रिमेनिंग कितने बचे 0.4 मोल SO2 के बचे, क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है स्लो है, तो इसके रेट लेस मोल डिफ्यूज होंगे। ओके, तो कितना आ गया 0.4 मोल SO2 के बचे। ओके, अब अपन यहाँ पे CH4 की बात करेंगे तो CH4 के कितने आ जाएंगे 0.3 मोल रिमेनिंग बचेंगे। ओके, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन के मोल कितने अपने पास 0.2 रिमेनिंग बचे। अगर नंबर ऑफ मोल्स लेस है तो पार्शियल प्रेशर भी क्या करेगा लेस एक्सर्टेड करेगा इनसाइड कंटेनर। पूछा है क्या पूछा है इनसाइड कंटेनर आफ्टर सम टाइम पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस विल बी, तो किसका प्रेशर ज्यादा लगेगा, इसके ज्यादा मोल्स है SO2 का प्रेशर क्या रहेगा ज्यादा, फिर क्या रहेगा CH4, फिर क्या रहेगा हाइड्रोजन, तो ए आंसर विल बी करेक्ट, क्या आएगा ए आंसर। ओके, रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है तो क्या होगा ज्यादा मोल डिफ्यूज होगा, तो लेस मोल इनसाइड क्या रहेगा रिमेनिंग रहेंगे, लेस मोल्स का मतलब क्या है लेस पार्शियल प्रेशर। ओके, पार्शियल प्रेशर क्या है सेल्फ मोल डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन टोटल प्रेशर, अगर मोल ही कम है तो लेस पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा लेस एक्सर्ट करेगा। ओके, तो क्या आएगा ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 32 को देखो क्या दिया है, 1 mole of perfect gas expand isothermally to 10 times of its original volume. The change in entropy will be. Okay, तो क्या पूछा है चेंज इन एंट्रोपी, तो यहाँ पे लिखा है आपके पास 1 mole perfect gas expand isothermally to 10 times of original volume. The change in entropy will be. What is isothermally? तो वॉल्यूम क्या दिया आपके पास V1, अगर x मान लिया तो V2 क्या हो जाएगा 10x, 10 times volume is given. Now according to first law of thermodynamics. Okay, आपको क्या दिया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, अकॉर्डिंग टू इसके फर्स्ट में क्या देखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्म डेल इज इक्वल टू Q प्लस W। नाउ फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर T1 एंड T2 आर इक्वल, तो चेंज इन एनर्जी विल बी 0। ओके, तो Q विल बी इक्वल टू -W। हाउ टू कैलकुलेट वर्क डन फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन, calculation of work done for isothermal expansion is 2.303 nRT log V2 divided by V1. Okay, now V2 10x, it is 10x, volume is 10x, initial volume is x,
तो log 10 इज 1, log 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया 1 दिया, ओके। तो वर्क डन का इट्स अप्लाइड टू सिस्टम किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस नेगेटिव नेगेटिव प्लस 2.303 क्या आ जाएगा आरटी के इक्वल, किसके इक्वल आ जाएगा आरटी। इक्वेशन फर्स्ट दे दिया इसको नेम में, ओके। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ एंट्रोपी, हाउ टू कैलकुलेट एंट्रोपी, एंट्रोपी इज इक्वल टू Q बाय T, ओके। तो Q का वैल्यू कितना है मेरे पास, Q का वैल्यू 2.303 RT और डिवाइड बाय T, T से T क्या होगा कैंसिल आउट होगा, क्या मिलेगा 2.303 R के इक्वल हो जाएगा चेंज इन एंट्रोपी, दिस चेंज इन एंट्रोपी विल बी 2.303 R। तो चेक कर लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके अकॉर्डिंग, ओके, विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, 2.303 R इज करेक्ट आंसर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, the equivalent weight of arsenic sulfide, okay, क्या पूछा है आपसे, इन द फॉलोइंग इक्वेशन द इक्विवेलेंट वेट ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड, इसका इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है मुझे, ओके। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड विल बी, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करो ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है चेक कर लो, इट इज 2x और सल्फाइड पे चार्ज कितना है -2, तो कितना हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या मिलेगा 2x इज इक्वल टू +6, तो x का वैल्यू कितना आ गया +3, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा आर्सेनिक का कितना है +3 है, ओके। नाउ दिस आर्सेनिक कन्वर्ट टू आर्सेनिक टेट्राऑक्साइड, तो कितना हो गया 8, तो कितना हो गया +5, तो क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो कितना चेंज हो गया 3 + 5 2 का चेंज हो गया, ओके। और एन फैक्टर ऑलवेज कंसिडर विथ रिस्पेक्ट टू 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो 1 मोल के रिस्पेक्ट मुझे एन फैक्टर कैलकुलेट करना होता है, तो मुझे कहा आर्सेनिक के एटम कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 एटम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो गया 2 का, तो 2 के एटम के रिस्पेक्ट में कितना हो गया 4 का चेंज, 4 क्या हो गया इसलिए ऑक्सीडेशन का चेंज 4 का हो चुका है, ओके। अब यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करना है सल्फर के लिए, सल्फर के यहाँ पे -2 ऑक्सीडेशन नंबर में, और सल्फर का यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास ऑक्सीडेशन, तो कितने जा रहा है ये +6, तो -2 से +6 का चेंज कितना हो गया 8 का चेंज होगा, कितना हो गया 8 का चेंज विद रिस्पेक्ट टू 1 सल्फर एटम, और एन फैक्टर क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू 1 मॉलिक्यूल, तो 1 मॉलिक्यूल में सल्फर का एटम कितना 3, अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया 24, ए बी क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो रहा है, ए बी क्या ऑक्सीडेशन, तो ऐड कर दो, तो 24 + 4 तो कितना हो गया 24 + 4 इज 28, एन फैक्टर विल बी 28, तो क्या जाएगा एन फैक्टर इज 28। हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड, ये क्या जाएगा मोलर मास बाय 28, ओके, डिवाइड बाय एन फैक्टर। हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट, मोलर मास बाय एन फैक्टर कितना आ गया, दोनों का ऑक्सीडेशन दोनों ऐड कर देंगे, यहाँ पे 4 का ऑक्सीडेशन हो रहा है आर्सेनिक के रिस्पेक्ट में, और सल्फर में 24 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो टोटल चेंज कितना हो जाए दोनों ऐड कर दो, 24 + 4 कितना 28, तो मोलर मास बाय एन फैक्टर, तो क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट विल बी डी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 को देखो क्या दिया था क्वेश्चन 34 में, करेक्ट एक्सप्रेशन डिराइव्ड फ्रॉम द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन विल बी, ओके। हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू कितना है 1 है, ओके। तो चेक करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो गिवन है एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम विल बी, ओके। तो इट इज न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है Ze, ओके, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग दिस ऑर्बिट, इसका चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज ही है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलर, ओके। हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स टुवर्ड न्यूक्लियस, यहाँ पे फोर्स किधर लगेगा टुवर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक attraction force, okay. How to calculate electrostatic attraction force, it is k Zd into E divided by R square, okay, and outer side force क्या लगेगा आपके पास mv square by R,
सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लगेगा m स्क्वायर बाय r. ओके, इक्वेशन फॉर बोथ फोर्सेस आर बैलेंस्ड टू ईच अदर देन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट. देखो अंदर के साइड में क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, और बाहर के साइड में क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है. कितना है, mv स्क्वायर बाय r लग रहा है. ओके, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ पे, आउटर साइड, और इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ पे, इनसाइड. बोथ फोर्सेस आर बैलेंस्ड टू ईच अदर देन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट. ओके, और सेकंड केस क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दोज ऑर्बिट हुज एंगुलर मोमेंटम इज mvr इज इक्वल टू nh/2π. ओके, अगर इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम, ओके, इस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या है, mvr इज इक्वल टू nh/, देन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन फिक्स ऑर्बिट. ओके, इस एंगुलर मोमेंटम. ओके, मुझे क्या करना है, दो इक्वेशन से एनर्जी का डेरिवेशन कैलकुलेट करना. ओके, बोथ इक्वेशन का यूज करके मुझे क्या चाहिए, डेरिवेशन ऑफ एनर्जी. तो ये क्या है, फर्स्ट बैलेंसिंग ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और यहाँ पे क्या है, एंगुलर मोमेंटम mvr h/2π. ओके, तो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन से क्या चाहिए मुझे, वेलोसिटी कैलकुलेट करना. हाउ टू कैलकुलेट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेट nh/2π इंटू क्या हो जाएगा मेरे पास, 2π इंटू क्या होगा, m इंटू क्या होगा, r के इक्वल हो जाएगा. ओके, m इंटू क्या होगा, r के इक्वल आ जाएगा ये. तो अगर मुझे यहाँ पे इक्वेशन थर्ड दे दिया मैंने, v का वैल्यू कैलकुलेट कर चुका हूँ मैं, यहाँ से क्या होगा, nh/2π इंटू m इंटू r के इक्वल. ओके, द वैल्यू ऑफ v पुट इन इक्वेशन फर्स्ट. अब मुझे क्या करना है, वैल्यू ऑफ v पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में मुझे पुट करना है. ओके, तो मुझे क्या करना है, वैल्यू ऑफ v पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है. तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, दिस के जेड स्क्वायर ई प्लस ई क्या होगा, ई स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा मेरे पास, आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिलेगा, एम वी का स्क्वायर, तो क्या मिलेगा मेरे पास, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर इंटू क्या मिलेगा मेरे पास, एम स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर. ओके, तो ये मेरे पास मिलेगा वी स्क्वायर का डेरिवेशन. ओके, अब यहाँ पे देखो अपने पास जो रिलेशन है, डिवाइड बाय क्या मेरे पास, आर भी है, और ये क्या है, एम स्क्वायर बाय आर है, तो आर यहाँ पे. ओके, एक आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो चुका है, तो यहाँ पे आर का डेरिवेशन क्या मिलेगा, रेडियस का डेरिवेशन क्या मिलेगा मेरे पास, एम स्क्वायर से एम को कैंसिल आउट किया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, के जेड स्क्वायर, और अपॉन में क्या मिलेगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, अपॉन ऊपर जाके क्या मिलेगा, 4 पाई स्क्वायर एम से एम पे एम रिमेनिंग मिलेगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एम. तो इक्वेशन फोर्थ इज रेडियस, मैंने कैलकुलेट कर लिया, रेडियस को कैलकुलेट कर लिया. रेडियस क्या गया, के जेड स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर इंटू एम डिवाइड बाय एन स्क्वायर बाय जेड एच स्क्वायर. ओके, अब इक्वेशन व्हाट इज, हाउ टू कैलकुलेट टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस हाफ mv स्क्वायर. ओके, और इस इक्वेशन में देख सकता हूं मैं, mv स्क्वायर किसके इक्वल है, mv स्क्वायर इज इक्वल टू आर के इक्वल है. इसको क्या लिख सकता हूं मैं, के जेड स्क्वायर बाय आर के इक्वल. देखो mv स्क्वायर किसके इक्वल है, आर से आर को कैंसिल आउट किया, तो क्या मिलेगा, के जेड स्क्वायर बाय आर. इसको क्या लिख सकता हूँ, mv स्क्वायर इक्वल टू लिख सकता हूँ, के जेड स्क्वायर बाय आर लिखा जा सकता है अकॉर्डिंग इक्वेशन फर्स्ट. देखो यहाँ पे क्या दिया, mv स्क्वायर, आर से आर को कैंसिल आउट कर दिया, तो क्या मिलेगा आपको, के जेड स्क्वायर डिवाइड बाय आर विल बी ऑब्टेन. ओके, अब मुझे क्या करना है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो mv स्क्वायर के जगह पे, तो क्या मिलेगा 1/2, देन क्या मिलेगा, के जेड स्क्वायर बाय आर. ओके, अब r का वैल्यू इक्वेशन 4 से पुट करो, r का वैल्यू क्या है मेरे पास, ये वैल्यू है, r का वैल्यू पुट करो, क्या क्या आ रहा देखो, 1/2 के जेड स्क्वायर बाय, और इधर क्या मिलेगा, ये मिलेगा के अपने पास यहाँ पे भी है, देखो r में भी क्या है, के, ये क्या है, जेड स्क्वायर. देखो r का जो वैल्यू आपको मिलने वाला है, r से r को कैंसिल आउट किया, तो रिमेनिंग क्या मिल रहा है आपको, देखो आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यहाँ पे डिवाइड में आएगा. ओके, एन स्क्वायर क्या आ जाएगा, डिवाइड में. तो आर का वैल्यू चेक करो, आर का वैल्यू जो है वो कैसे कैलकुलेट किया उसको देखो आप लोग. के जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचा है, आर बचा है. इधर क्या होगा, डिवाइड में आएगा, के जेड स्क्वायर क्या आएगा, डिवाइड में. ओके, देखो यहाँ से हम जो देखेंगे डेरिवेशन, तो डेरिवेशन क्या मिल रहा है इसमें, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर डिवाइड बाय क्या मिलेगा, 4 पाई स्क्वायर इंटू क्या मिलेगा, एम
डिवाइड बाय क्या हो जाएगा के जेड स्क्वायर। ओके, डिवाइड में आएगा तो क्या मिलेगा के जेड स्क्वायर। दिस इक्वेशन 4, ये क्या मिलेगा मुझे इक्वेशन 4 मिलेगा। ओके, अब मुझे क्या करना है, टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, और एम वी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, एम वी स्क्वायर इक्वल टू के जेड स्क्वायर बाय आर के इक्वल लिख सकता हूँ। ये किसके इक्वल लिख सकता हूँ, आर से आर को डिवाइड तो एम वी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर बाय आर के इक्वल लिख सकता हूँ। ओके ओके, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको 1/2 इंटू के जेड स्क्वायर बाय आर। अब आर का वैल्यू पुट करो, यहाँ पे आर का वैल्यू किसके इक्वल है, एन स्क्वायर बाय एच स्क्वायर के इक्वल है। एन स्क्वायर बाय एच स्क्वायर डिवाइड बाय क्या मिलेगा आपको 4 पाई स्क्वायर इंटू एम इंटू क्या मिलेगा के जेड स्क्वायर। ओके, देखो ये अपने पास के जेड स्क्वायर यहाँ पे भी और के जेड स्क्वायर यहाँ पे, तो ये डिवाइड में तो ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो ये क्या मिलेगा आपको 1/2 और ये क्या आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू क्या मिलेगा एम, ये क्या है के और के क्या होगा के स्क्वायर, क्या मिलेगा के स्क्वायर, ये क्या होगा जेड स्क्वायर, तो ये क्या मिलेगा जेड स्क्वायर इंटू ई की पावर क्या मिलेगा 4 मिलेगा। ओके, ई की पावर 4। अब रिमेनिंग क्या बचा है यहाँ पे एन स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, तो ये क्या मिलेगा एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। फॉर सीजीएस यूनिट की जब मैं बात करूंगा तो सीजीएस यूनिट में देखो 2 से कैंसिल तो क्या मिलेगा 2। ओके, फॉर सीजीएस यूनिट द वैल्यू ऑफ के इज 1। ओके, सीजीएस यूनिट के लिए के का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। फॉर हाइड्रोजन द वैल्यू ऑफ जेड इज 1, तो हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू भी कितना है 1 है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे जेड का वैल्यू 1 रख दिया, के का वैल्यू 1 रख दिया, तो फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगा आपको, जो फाइनल इक्वेशन मिलने वाला है वो क्या मिलेगा आपको 2 पाई स्क्वायर इंटू क्या मिलेगा एम इंटू क्या मिलेगा ई की पावर 4 डिवाइड बाय क्या मिलेगा एन स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। तो फाइनल इक्वेशन ये मिलेगा। तो चेक कर लो फाइनल इक्वेशन, एक चेक कर लो क्या रहा है -2 पाई स्क्वायर एम ई की पावर 4 और जेड स्क्वायर। तो जेड तो 1 रख दिया तो क्या मिलेगा ई की पावर, तो जेड क्या है हाइड्रोजन गिवन है, तो ये क्या मिलेगा ई की पावर 4 और एन स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। ओके, तो चेक करो विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्या आएगा आपके पास करेक्ट 2 पाई एम ई की पावर 4 एन स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्या हो जाएगा डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, तो क्या मिलेगा आपको डी ऑप्शन भी करेक्ट 2 पाई स्क्वायर एम ई की पावर 4 एन स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 35 को देखो, 35 में क्या दिया है। Which of the following solution does not act as buffer? Okay, formation of buffer solution. The milli equivalent of weak electrolyte always greater than milli equivalent of strong electrolyte. Okay, तो क्या कंडीशन है इसकी, milli equivalent of weak electrolyte is always greater than milli equivalent of strong electrolyte. Okay, तो मुझे क्या चाहिए milli equivalent of weak electrolyte always greater than strong electrolyte, फर्स्ट केस। ओके, और सेकंड केस क्या चाहिए मुझे वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर आपने वीक एसिड लिया है, जिसके लिए वीक एसिड, तो सॉल्ट किसके साथ बनेगा, ये वीक सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, किससे बनेगा वीक एसिड सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट बनेगा। ओके, तो चेक करते हैं यहाँ पे 0.1 मोलर HCl 0.1 मोलर अमोनियम एसीटेट। ओके, ये बफर बना तो सकता है बट ये क्या बनेगा अपने पास बहुत डिफिकल्ट बनेगा। ओके, यहाँ पे क्या दिया है वीक एसिड सॉल्ट दिया है तो बफर बनेगा वीक एसिड सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ पे क्या दिया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या दिया है सॉल्ट, और HCl क्या दिया है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड विद HCl, तो यहाँ पे बेसिक, ये क्या बेसिक बफर बनाएगा, ये क्या करेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद HCl, तो फॉर्मेशन ऑफ इट फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस इट फॉर्म अमोनियम क्लोराइड, ये क्या बना लेगा अमोनियम क्लोराइड प्लस क्या मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, चेक करो यहाँ पे भी क्या बन रहा है आपके पास, यहाँ पे जो अपने पास है अमोनियम क्लोराइड और HCl गिवन है, अमोनियम क्लोराइड और HCl इज गिवन। ओके, तो अमोनियम क्लोराइड HCl की जब बात करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड और HCl की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे चेक कर लो अमोनियम क्लोराइड HCl, तो क्या बनेगा अमोनियम क्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल्स। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके,
तो यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसका सॉल्ट किसके साथ बनाया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ। ओके, तो डज नॉट फॉर्म बफर, बफर बना सकता है क्या, ये नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो दिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड रेट विद HCl, तो क्या बनाएगा, अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल, डज नॉट फॉर्म HCl, तो क्या आ जाएगा 35 का सी ऑप्शन इसका है। यहाँ देखो क्या दिया है, वीक एसिड सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये भी क्या है, बफर बना लेगा। तो ऑप्शन 35 का सी आंसर विल बी करेक्ट, क्या आ जाएगा 35 का सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन 36 में देखो, 36 में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट एग्जिबिट टॉटोमेस। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट एग्जिबिट टॉटोमेस, तो टॉटोमेस कोई शो नहीं करेगा। व्हाट इज कंडीशन ऑफ टॉटोमेस, टॉटोमस के लिए कंडीशन क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। देखो ये अपने पास क्या अल्फा कार्बन है, यहाँ पे क्या है 2 अल्फा हाइड्रोजन, शो टॉटोमस शो करेगा। ये भी क्या है अल्फा हाइड्रोजन है तो शो करेगा, यहाँ पे भी क्या अल्फा हाइड्रोजन शो करेगा। बट यहाँ पे देखो कि अल्फा कार्बन तो है बट इसका हाइड्रोजन क्या चाहिए, मुझे sp3 हाइड्राइड चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है बट कार्बन क्या चाहिए मुझे sp3, वो प्रेजेंट है क्या नहीं, डज नॉट शो। देखो टॉटोमस के लिए कंडीशन क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोनिल कंपाउंड अल्फा कार्बन हाइब्रिडेशन ऑफ अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज। तो sp3 हाइब्रिडाइज है क्या नहीं, देखो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज है और अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। बट इस केस में देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज नॉट sp3, डज नॉट शो टॉटोमस, टॉटोमस शो करेगा क्या नहीं करेगा। ओके, इट डज नॉट शो टॉटोमस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया 37, following transformation which following of the most appropriate reagent is। okay, तो चेक करो क्या क्या दिया आपके पास। एक तो दिया है NH2NH2OH ओल्फ रिडक्शन, इसका नेम क्या है, ओल्फ रिडक्शन। ओके, दिस ओल्फ रिडक्शन है। ओके, और ये क्या है क्लेवेज रिडक्शन है, क्या लिक्विड अमोनिया और क्या सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो देखो इट इज कीटो ग्रुप, ये क्या है कीटो ग्रुप है, इट इज कीटो ग्रुप है। तो कीटो ग्रुप को किस में कन्वर्ट करना है, एल्केन में। तो क्या यूज कर सकता हूं मैं, बोथ रिएजेंट यूज कर सकता हूं, क्लेमेशन भी यूज कर सकता हूं और क्या यूज कर सकता हूं, ओल्फ रिडक्शन, क्लेमेशन और ओल्फ दोनों यूज कर सकते हैं। बट मुझे क्या चाहिए, बेसिक ग्रुप को प्रोटेक्ट करना है, OH को प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्ट करने के लिए क्या यूज करेंगे, प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिक ग्रुप चाहिए। बेसिक ग्रुप क्या करेगा, बेस को प्रोटेक्ट करेगा। अगर आपने NH2 यहाँ पे क्लेमेशन रिडक्शन ले लिया, क्या लिया आपने, क्लेमेशन रिडक्शन, तो OH रिप्लेस, ये जो अपने पास OH गिवन है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, Cl से। ओके, तो देखो यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे जिंक क्लोराइड ले लिया, जिंक क्लोराइड एंड कंसंट्रेट HCl, ओके कंसंट्रेट HCl, तो क्लेमेशन रिडक्शन, तो ये क्या करेगा, ये तो एल्केन में कन्वर्ट कर देगा इसको। ओके, बट ये क्या करेगा, अल्कोहल से क्लोरीन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये अपने पास जो है जो OH ग्रुप है वो क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये पॉसिबल नहीं है, तो क्या जाएगा, ओनली ये ऑप्शन इज करेक्ट। दोनों कीटोन को तो कन्वर्ट करेंगे, ओल्फ रिडक्शन और क्लेमेशन रिडक्शन बोथ कन्वर्ट करेंगे, बट ये क्या करेगा, बेसिक ग्रुप है, बेस को प्रोटेक्ट करेगा। और ये क्या अपने पास एसिडिक ग्रुप है, इसको रिप्लेस कर जाएगा। ओके, तो ये यूज नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन इस तरह क्या जाएगा, ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, वो 38 में क्या दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ओके इट इज क्या मेरे पास एसाइल क्लोराइड, इट इज रिएक्शन कौन सा है, रोजनवुड रिएक्शन। तो क्या बन जाएगा, एसाइल क्लोराइड कन्वर्ट टू एडिएट, तो ये आपके पास बन जाएगा रोजनवुड रिएक्शन में एसाइल क्लोराइड कन्वर्ट टू एडिएट, तो ये क्या बन जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड नो इफेक्ट, ये क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, एडिएट इज फॉर्म। SaCl2 डाइफॉस्फेट स्टीफन रिएक्शन, तो ये जो बनेगा अपने पास स्टीफन रिएक्शन की जब बात करेंगे तो ये आपके पास साइनाइड को क्या करेगा, आपके पास एडिएट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये क्या बनेगा, एडिएट, इधर भी क्या बन जाएगा, एडिएट इज फॉर्म। ओके, तो बोथ एडिएट इज फॉर्म, तो क्या बन जाएगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट, चेक कर लो, एडिएट एडिएट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, तो क्या आएगा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, देखो क्वेश्चन 39, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनिल कंपाउंड गिव एल्डोल कंडेंसेशन। व्हाट इज कंडीशन ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, प्रेजेंस ऑफ अल्फा कार्बन विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोनिल कंपाउंड, आइदर एडिएट या कीटोन के रिस्पेक्ट में क्या चाहिए मुझे, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या चाहिए मुझे, sp3 हाइब्रिड चाहिए, और क्या चाहिए मुझे, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, क्या चाहिए मुझे, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। ओके, तो चेक कर लो अल्फा हाइड्रोजन के पास है क्या नहीं है, अल्फा कार्बन ही तो हाइड्रोजन कहां से प्रेजेंट रहेगा, डज नॉट गिव, अल्फा कार्बन है
इसमें अल्फा कार्बन है क्या नहीं, देखो बेंजाडिहाइड में क्या होता है, देखो फिनाइल दैट मींस बेंजाडिहाइड। जो बेंजाडिहाइड है उसमें देखो सी डबल बॉन्ड एच है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या, नहीं है, इट डज नॉट शो बेंजाडिहाइड। इसमें देखो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या, डज नॉट शो। आंसर क्या जाएगा, ओनली बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, which option is correct, only B option will be correct. Now question 40 में क्या दिया है, cycloketone to dilute NaOH, the product will be aldol condensation. It is intramolecular aldol condensation. Okay, तो चेक करते हैं इसमें intramolecular aldol condensation में क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखो तो व्हाट इज इंट्रामोलिकुलर aldol condensation। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या बनने अपने पास दिया है, कीटोन दिया है, साइक्लोहेक्सेनोन दिया है, इसके रिएक्शन करेंगे डाइल्यूट NaOH, इसके रिएक्शन करना है मुझे डाइल्यूट NaOH, 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे और रिएक्शन करना है मुझे डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करना है। इट इज बेस, बेस का काम क्या, अल्फा हाइड्रो को एक्सट्रैक्ट करना। ओके, तो यहाँ से बेस ने क्या किया, H पॉजिटिव को एक्सट्रैक्ट करके निगेटिव चार्ज बना दिया, H पॉजिटिव रिमूव हो गया। ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, इट जनरेट न्यूक्लियोफाइल, तो ये क्या बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल। और इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये जो सेंटर है वो क्या अपने पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये क्या अपने पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ओके, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, तो ये अपने पास जब अटैक करेगा तो देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो, दिस सेंटर अटैक जो होगा यहाँ पे अटैक करेगा। ओके, देखो इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ अटैच करना है, तो यहाँ पे देखो क्या बन रहा है आपके पास, दिस नेगेटिव चार्ज, इट इज सी डबल बॉन्ड ओ, ये क्या बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, इधर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस बॉन्ड के साथ, तो ये कार्बन अटैच हो गया इसके साथ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास बेंजीन रिंग अगेन अटैच कर दो। ओके, ये क्या बन जाएगा सी डबल बॉन्ड, उसको नंबरिंग दे देता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6। देखो यहाँ पे क्या दे दिया 1, ये क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6, सपोज तो ये क्या आ जाएगा 6 नंबर पे कीटोन, 6 नंबर पे 1 को अटैच कर दिया, यहाँ पे तो 1 को अटैच कर दिया। जो H पॉजिटिव यहाँ से रिमूव होता है वो यहाँ पे अटैक करेगा। ओके, जब अटैक करे तो क्या बन जाएगा OH। अब ये क्या बन चुका है अपने पास एल्डोल प्रोडक्ट, क्या बन चुका है एल्डोल। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, इट इज अल्फा कार्बन, इट इज बीटा कार्बन। अब यहाँ से क्या होगा वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर, यहाँ से H2 को रिमूव करेंगे, जब H2 को रिमूव करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, बेंजीन एसिड इधर क्या बन डबल बॉन्ड, इधर क्या बन जाएगा सी डबल बॉन्ड हो। ओके, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, दिस इज फाइनल प्रोडक्ट। चेक कर लो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो क्या आएगा डबल बॉन्ड और सी डबल बॉन्ड हो, चेक हो रहा है, ये ऑप्शन इज करेक्ट दिख रहा है, बाकी कोई ऑप्शन मैच होगा क्या, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट, क्या बन रहा है आपके पास, ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, तो ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया 41, क्वेश्चन 41 पे आ जाओ। 41 में देखो क्या दिया आपके पास, क्वेश्चन 41 2,4-DNP टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या दिया आपके पास, इट इज फर्स्ट ऑप्शन दिया है, इसको अटैच कर दो इसके साथ। ओके, ये क्या मिलेगा आपके पास, दिस इज OH ग्रुप है, ये फर्स्ट ऑप्शन है, दिस बी ऑप्शन है, ये क्या है सी ऑप्शन है, नॉन ऑफ दिस इज डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या दिया है, नॉन ऑफ दिस। ओके, इट इज नॉट बी ऑप्शन। ओके, so what is 2,4-DNP test, it is test of carbonyl compound। 2,4-DNP test is test of carbonyl compound का टेस्ट। देखो इसमें क्या है carbonyl compound है अल्कोहल, इससे रिएक्शन कर जाएगा, इससे रिएक्शन नहीं कर, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब इसमें जो एडेड डज नॉट डिस्टिंग्विश, एडेड डज नॉट डिस्टिंग्विश। ओके, दोनों से रिएक्शन कर जाएगा 2,4-DNP, तो ये क्या आ जाएगा डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, तो क्या आ जाएगा ये ऑप्शन इज 41 का, ये ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट इज 2,4-DNP, इसको देख लो, व्हाट इज 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्रोजिन क्या होता है, देखो क्या है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्रोजिन, व्हाट इज हाइड्रोजिन, NH2 इज नोन एज हाइड्रोजिन, और यहाँ पे क्या है 2,4-डाइनाइट्रो, तो मुझे क्या चाहिए 2 पे एक नाइट्रो अटैच कर दो और 4 पे नाइट्रो अटैच कर दो, क्या बन जाएगा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्रोजिन, और यहाँ पे क्या होगा सी डबल बॉन्ड को अटैच कर दो। ओके, यहाँ पे क्या होगा वाटर लिमिट करेगा, ये क्या हो जाएगा वाटर फॉर्मेशन, वाटर लिमिट करेगा, ये बन जाएगा सी डबल बॉन्ड एन, इधर क्या होगा एन, इधर क्या होगा एन, इधर क्या हो जाएगा नाइट्रो 2 पे अटैच कर दो, एक 4 पे अटैच कर दो, 2 और 4 पे नाइट्रो अटैच कर दिए, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है। ओके, तो इट गिव LOPPT, तो क्या हो जाएगा ये तो LOPPT देगा, बट ये देगा कि अल्कोहल नहीं देगा। ओके, बाकी अपने पास कोई पॉसिबल है क्या, दोनों सिलेक्शन कर जाए, डिस्टेंस क्या होगा, ये ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो याद रखना 2,4-DNP रिएक्ट विद कार्बोनिल कंपाउंड टू फॉर्मेशन गिव एलो प्रेसिपिटेट। ओके, तो ये ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्या जाएगा ये ऑप्शन विल बी करेक्ट।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। किस पे आएंगे? 42। ओके, तो 42 में क्या दिया? द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ द एसाइल कंपाउंड टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन द ऑर्डर। ओके, तो याद रखना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहले देखो, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटर लिविंग ग्रुप। क्या देखेंगे? बेटर लिविंग ग्रुप। ओके, तो मुझे क्या चाहिए? बेटर लिविंग ग्रुप। विच इज बेटर लिविंग ग्रुप? वीक कॉन्जुगेट बेस। मुझे क्या चाहिए? वीक कॉन्जुगेट बेस इज बेटर लिविंग ग्रुप। वीक कॉन्जुगेट बेस इज बेटर लिविंग ग्रुप। ओके, तो सबसे पहले चेक करते हैं वन बाय वन। एसाइल एनहाइड्राइड अमाइड एस्टर और क्या होगा? एसाइल क्लोराइड। ओके, तो एसाइल क्लोराइड में क्या लिविंग ग्रुप है? एसाइल क्लोराइड क्या? आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, तो लिविंग ग्रुप क्या है? सी एल है। ओके, एस्टर में क्या है? लिविंग ग्रुप क्या अपने पास? ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, लिविंग ग्रुप क्या है? ओ आर प्रेजेंट है। ओके, अमाइड में क्या अपने पास? आर सी डबल बॉन्ड NH2, लिविंग ग्रुप क्या? NH2 है। ओके, और एनहाइड्राइड में लिविंग ग्रुप क्या है? आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर इज लिविंग ग्रुप। तो क्या बन जाएगा? दिस लिविंग ग्रुप। तो सबको आप बाहर निकालो, तो यहाँ से क्या मिलेगा? Cl नेगेटिव। एसाइल हैलाइड में से यहाँ से क्या मिलेगा आपको? एक तो यहाँ से क्या मिलेगा? एनहाइड्राइड से ये मिलेगा आपको ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर ग्रुप रिमूव हो जाएगा। ओके, एनहाइड्राइड से। अब चेक करो यहाँ पे क्या मिलेगा? एस्टर में क्या मिलेगा? ओ आर ग्रुप मिलेगा। एस्टर में क्या मिलेगा? ओ आर ग्रुप। और अमाइड में क्या मिलेगा आपको? NH2 नेगेटिव ग्रुप मिलेगा। क्या मिलेगा? NH2 नेगेटिव ग्रुप मिलेगा। ओके, ये क्या बन जाएगा? HCl। HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, देखो यहाँ पे क्या मिलने वाला? एसिडिक एसिड मिल जाएगा। सी डबल बॉन्ड OH में एसिडिक एसिड। यहाँ पे क्या मिलेगा? ROH, और यहाँ पे क्या मिलेगा? अमोनिया विल बी फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे अमोनिया बन जाएगा। अब चेक करो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या प्रोड्यूस करेगा? वीक कॉन्जुगेट बेस। सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है इसमें? HCl, तो क्या बनेगा? वीक कॉन्जुगेट बेस। तो एसाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव। एसाइल क्लोराइड आपके पास देखो कहाँ दिया है? बी ऑप्शन में। एसाइल क्लोराइड सी ऑप्शन में भी दिया है। चलो नेक्स्ट में देखते हैं। इन अमाइन अल्कोहल एंड एसिड, एसिड में क्या होगा? एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर, तो क्या हो जाएगा? एनहाइड्राइड। एसाइल क्लोराइड के बाद एसिड एनहाइड्राइड आएगा। और यहाँ पे क्या दिया? एस्टर, तो ये क्या होगा? बी ऑप्शन इज रॉन्ग, ओनली सी ऑप्शन इज करेक्ट। लास्ट में देखो क्या दिया आपके पास? एस्टर। एस्टर ज्यादा रहेगा, सबसे लास्ट में क्या होगा? अमाइड, तो बी ऑप्शन विल बी, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, तो याद रखना रिएक्टिविटी टुवर्ड NSR रिएक्शन के लिए मुझे क्या चाहिए? रिएक्टिविटी टुवर्ड NSR रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटर लिविंग ग्रुप। हाउ टू आइडेंटिफाई बेटर लिविंग ग्रुप? स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूस वीक कॉन्जुगेट बेस एंड वीक कॉन्जुगेट बेस इज बेटर लिविंग ग्रुप। ओके, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 43 में देखो क्या दिया आपके पास। ओके, in red hot carbon can remove oxygen from the oxide of XO and YO. Okay, according to electrochemical series upper element can replace to below element. That means क्या? red hot carbon remove oxygen from XO and YO। इसका मतलब क्या है? कार्बन अपर है, XO और YO के अपने पास बिलो एलिमेंट है। ये क्या है? बिलो, क्योंकि इससे रिएक्शन करके क्या बनाया गया है? कार्बन रिएक्ट टू XO तो फॉर्मेशन ऑफ CO प्लस X को रिप्लेस कर जाएगा। ओके, वैसे कार्बन रिएक्ट टू YO तो क्या बन जाएगा आपके पास? CO प्लस Y को रिप्लेस कर जाएगा। इसका मतलब क्या? दोनों से अबव है। ओके, बट नॉट फ्रॉम ZO, बट ZO से रिप्लेस नहीं करना। ZO क्या है? इसके भी ऊपर है, मतलब नो रिएक्शन। अगर मैं कार्बन की रिएक्शन ZO से करूँ तो नो रिएक्शन। इसका मतलब क्या? कार्बन से अबव है ZO। ओके, बट Y विल रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम XO। ओके, इसका मतलब क्या? Y X से ऊपर है, क्योंकि Y की पोजीशन अपर है, X की नीचे है, क्योंकि Y क्या कर रहा है आपके पास? XO में से इसको रिप्लेस कर रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपके पास? YO प्लस X को रिप्लेस कर दिया। इसका मतलब ओवरऑल अगर ऑर्डर देखा तो ZO सबसे ऊपर है, उसके बाद कार्बन है, उसके बाद YO है, उसके बाद क्या होगा? XO का ऑर्डर आएगा। ओके, ये ऑर्डर में अरेंज हो गया। ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या है? ये Z सबसे ऊपर है, फिर उसके बाद कार्बन आएगा, फिर Y आएगा, फिर X आएगा। तो जितना अपर एलिमेंट है उतना मोर रिएक्टिव रहेगा। चेक करते हैं, रिएक्टिविटी पूछा है। रिएक्टिविटी ऑफ द थ्री मेटल XYZ विल बी, तो सबसे ज्यादा क्या होगा? रिएक्टिव Z के बाद क्या आ जाएगा? Y के बाद क्या आ जाएगा? X। तो चेक कर लो, ZYX विल बी ऑर्डर। तो क्या आएगा आपके पास? ZYX, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ZYX क्या आएगा? ZYX इज करेक्ट। तो क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलो अब चेक करते हैं, इसमें देखो क्वेश्चन 44 में देखो क्या दिया है। जेनॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल्स। ओके, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा जेनॉन की? आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितना? 8 + 2 कितना हो गया? 10। तो हाइब्रिडेशन विल बी sp3d विल बी हाइब्रिडेशन। अब इसमें देखो क्या बनेगा? लीनियर से
क्या बनेगा, ये लीनियर शेप बनेगा क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन sp3 है। तो क्या करना है आपको, जेनॉन ऑलवेज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को एक्सेल पे रखना है sp3 हाइब्रिडेशन में। अब लॉन पेयर कितना बचा है, 1, इधर क्या होगा 2, इधर 3, तो क्या बन जाएगा लीनियर शेप, क्या बनेगा, इट इज लीनियर शेप मॉलिक्यूल इज जेनॉन ट्राइफ्लोराइड। ओके, क्वेश्चन 45 को देखो क्या दिया 45 में। In question 45 is given aminophoric oxalate H positive then coefficient will be okay। तो मुझे क्या चाहिए, कोफिशिएंट चाहिए। तो सबसे पहले देखो ट्रिक क्या है इसके लिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +7 है, कितना है +7, यहाँ पे कितना है +2, तो यहाँ क्या रिडक्शन हो रहा है, कितने का चेंज हो गया, 5 का रिडक्शन हो गया। ऑक्सीडेट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3 है, CO2 में क्या जा रहा है +4 में, तो कितने का चेंज हो गया, 1 एटम के रिस्पेक्ट में 1। और ऑलवेज n फैक्टर किसमें कैलकुलेट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू 1 मॉलिक्यूल, तो 1 मॉलिक्यूल्स में एटम कितना है 2, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, 2 का चेंज हो गया। ये अपने पास क्या ऑक्सीडेशन है और यहाँ क्या रिडक्शन है। ओके, तो मुझे क्या करना है, सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करो, 2:5 को सिंपल रेशियो ही है। अगर 6 और यहाँ पे 3 होता, 6 और यहाँ पे 2 होता तो सिंपल रेशियो में कन्वर्ट हो जाता। तो मुझे कुछ नहीं करना है, इस सिंपल रेशियो को ओनली रिएक्ट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करो। इसका चेंज कितना आ रहा है 2 का, इसका 5, तो 5 को इससे मल्टीप्लाई करो ऑक्सीलेट से। ओके, 5 को क्या करना है मुझे, ऑक्सीलेट से मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 को इधर मल्टीप्लाई करो, 2 को इधर, इसका चेंज कितना है 5 का चेंज है, तो उसको 5 इधर मल्टीप्लाई, इसका चेंज है 2 मल्टीप्लाई करो। इसका मतलब कि आपके पास 2 aminophoric with 5 ऑक्सीलेट आयंस। ओके, तो 2 और 5 दिख रहा है, तो 2 5 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो चेक हो गया 2 5। अब हाइड्रोजन को चेक कर लो, ऑक्सीजन कितना है 5 मल्टीप्लाई 20 प्लस कितना हो गया 28, और यहाँ पे कितना है अपने पास H पॉजिटिव कितना है यहाँ पे, ये गया 28 ऑक्सीजन इज प्रेजेंट है यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है देख लो, बैलेंस कर लो, 2 है तो यहाँ पे 2 कर दो। कार्बन कितना है यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 10, तो कितना हो गया 20। अब ऑक्सीजन कितना चाहिए मुझे यहाँ पे, ऑक्सीजन कितना चाहिए यहाँ पे, टोटल 28 है, तो हाइड्रोजन कितना चाहिए 14। देखो ये कितना हो गया आपके पास, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 20 प्लस ये कितना हो गया 28 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 20 है, तो मुझे यहाँ पे कितना करना पड़ेगा 8 करना होगा। मुझे क्या करना होगा यहाँ पे 8 करना होगा, तो कितना हो गया हाइड्रोजन 16 हो गए, यहाँ पे 16 हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या होगा 16। तो रेशो क्या आ रहा है चेक कर लो, एक तो 2 आ रहा है, क्या आ रहा है 5 और क्या आ रहा है 16, तो आंसर क्या होगा 2 5 और 16 भी करेक्ट आंसर। तो कुछ नहीं करना आपको, एन फैक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ओनली लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करो। लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करते हुए एटम को बैलेंस करो, 2 एम दो 2 लिख दो, ये कितना होगा 5 + 2 10 कार्बन तो 10 कर दो। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो, कितना हो गया 4 20 प्लस 8 कितना हो गया 28, यहाँ पे कितना है 20, तो कितना डेफिसिट है ऑक्सीजन 8, तो यहाँ पे 8 H2 कर दो। ओके, अब जितना ऑक्सीजन डेफिसिट है उतना H2 8 कर दो, 8 H2 हो गया। अब जितने हाइड्रोजन कितना है 16, तो यहाँ पे कितना करें 16, तो आंसर क्या आएगा 2 5 और 16 विल बी करेक्ट आंसर। ओके, अब चेक करते हैं क्वेश्चन 46 को देखो, 46 में क्या दिया है। ओके, क्वेश्चन 46 में आपके पास गिवन है the all the 6 body centered cubic unit cell are taken and rearranged into FCC structure, the find the number of FCC unit cell created। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 6 body centered cubic unit cell are given, क्या दिया है body centered cubic unit cell। ओके, तो बॉडी सेंटर में एटम कहाँ रहेंगे, कॉर्नर प्लस क्या रहेगा बॉडी सेंटर, तो कितना होगा कॉर्नर पे एटम कितना है 8 × 1/8, और बॉडी सेंटर पे कितना होगा, बॉडी सेंटर पे मिलेगा 1, तो कितना हो गया 1 + 1 कितना हो गया 2 से एटम। इसका मतलब 1 BCC का स्ट्रक्चर कितना है, इन 1 बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर नंबर ऑफ एटम इज 2, तो 6 BCC में कितना मिलेगा, 6 बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में कितना मिलेगा आपको, टोटल 12 एटम विल बी ऑब्टेन, क्या मिलेगा 12 एटम्स विल बी ऑब्टेन। ओके, तो अगर मैंने 6 एटम को कंसिडर किया, 6 बॉडी सेंटर यूनिट को अगर मैंने 6 बॉडी सेंटर यूनिट को लिया तो कितने एटम कंसिस्ट रहेंगे इसमें 12 एटम्स। ओके, अब इस 12 एटम्स के थ्रू कितने FCC यूनिट सेल बना सकते हैं उसको चेक करते हैं। ओके, तब देखो कितने यूनिट सेल बनाए जा सकते हैं उसको चेक करेंगे। तो कैसे चेक करना है, FCC में देखो, FCC में 1 यूनिट सेल में एटम कितना प्रेजेंट होता है। ओके, अगर मैं FCC की बात कर रहा हूँ फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए, तो 1 यूनिट सेल में कितना है, तो क्या रहेगा फेस पे प्लस क्या रहेगा कॉर्नर पे, तो कितना हो गया 6 × 1/2 प्लस 8 × 1/8, तो कितना मिलेगा 3 + 1 = 4 एटम। इसका मतलब मुझे FCC यूनिट बना दो, कितने चाहिए 4 एटम्स चाहिए। ओके, दैट मीन्स क्या हो गया मेरे पास, अगर मैंने 4 एटम्स को कंबाइन किया 4 एटम्स, तो मुझे क्या मिलेगा 1 FCC यूनिट सेल मिलेगा, क्या मिलेगा 1 FCC यूनिट सेल।
और यहाँ पे एटम कितने हैं, 6 से कितना मिलेगा 12, तो 12 एटम से मेरे पास कितना बन जाएगा एक्सिस यूनिट से, तो कितना होगा 12/4, तो क्या आ जाएगा 3 यूनिट्स एंड विल बी फॉर्म, तो आंसर विल बी 3, तो आंसर विल बी 3। ओके, तो 46 का आंसर क्या आ जाएगा, आंसर विल बी 03 इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट को देखो क्या बनेगा, नेक्स्ट को अपन देखेंगे तो देखो क्या बनने वाला है इसमें। क्वेश्चन नंबर 47 को देखो, 47 में क्या दिया है। ओके, 47 में क्या दिया, अरेंज द शोन अबाउट डायग्राम, 10 मोल नाइट्रोजन 5 मोल ऑफ हीलियम। ओके, इनिशियल में कितना 10 मोल मेरे पास क्या है नाइट्रोजन है, 5 मोल क्या है हीलियम गिवन है। ओके, आर प्रेजेंट इन अबव वाटर, फर्दर 10 मोल N2 इज एडेड। ओके, 10 मोल पहले से 10 मोल एड, तो कितना होगा 20 मोल नाइट्रोजन, पहले से मोल कितना है इसका, N2 के मोल कितने हैं 10 मोल है, अब 10 N2 के मोल कितने हो गए 20 मोल, और हीलियम के मोल कितने हैं 5 मोल गिवन है। ओके, हीलियम का मोल कितना है 5, the above mixture becomes 50 atm प्रेशर। ओके, तो कितना प्रेशर लग रहा है, टोटल प्रेशर कितना आ गया मेरे पास 50 atm, कितना दिया है 50 atm इज टोटल प्रेशर। ओके, जैसे आपने 10 मोल को ऐड किया तो टोटल प्रेशर बिकम्स 50 atm। ओके, नाउ 8 into 10 to the power minus 3 mole of N2 are dissolved in this pressure, then Henry law constant will be। ओके, तो अगर आपने यहाँ पे क्या किया, N2 के जो मोल है वो कितने ऐड कर दिए, N2 के मोल, N2 के मोल ऐड किए, 8 into 10 to the power minus 3 mole of N2 is added। ओके, देन कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट K कैलकुलेट करना है, क्या मुझे कैलकुलेट करना है K का वैल्यू। ओके, सारे वैल्यू मैंने लिख ही दिया है, आपको K का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ K, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पार्शियल मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, मुझे क्या चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। ओके, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, मेरे पास N2 के टोटल मोल कितने हो गए 20, और टोटल मोल कितना है 20 प्लस हीलियम, ये मोल किसके हीलियम की मोल 5 है, और टोटल मोल कितना है 20, तो 20 प्लस 25 कितना होगा 25 मोल, इसका मतलब क्या 5/4 मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, N2 का मोल फ्रैक्शन आ गया। ओके, अब मुझे N2 का पार्शियल प्रेशर चाहिए, मुझे क्या N2 का पार्शियल प्रेशर, तो क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इनटू टोटल प्रेशर, ये क्या होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, ये क्या बन जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, तो क्या लिख सकता है इसको मोल फ्रैक्शन कितना है 4/5, टोटल प्रेशर कितना है 50 atm। ओके, तो कितने टाइम डिवाइड होगा 10 टाइम्स, तो कितना हो गया 40 atm, इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज 40 atm। ओके, अब हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट इनटू क्या आ जाएगा सॉल्विटी ऑफ गैस। ओके, तो पार्शियल प्रेशर कितना आ चुका है मेरे पास 40 atm, मुझे फाइंड आउट क्या करना है हेनरी लॉ कांस्टेंट KH का वैल्यू फाइंड आउट करना है, एंड सॉल्विटी कितना है, कितने मोल डिसॉल्व कर रहे हैं N2 के, ये कितने मोल डिसॉल्व है 8 into 10 to the power minus 3, और जो वाटर डिसॉल्व है इस फ्लास्क में उसका मोल कितना दिया है 20 मोल, वाटर के मोल कितने डिसॉल्व है 20, तो आप क्या करोगे इसको 20 से डिवाइड कर दो। क्या, तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा हेनरी लॉ कांस्टेंट KH का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, KH का वैल्यू कितना आ गया 40 into 20 डिवाइड बाय कितना हो 8 into 10 to the power कितना हो गया -3। ओके, ये कितने टाइम डिवाइड होगा, देखो ये 5 टाइम्स डिवाइड होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया ये 10, ये कितना हो गया 100 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो गया -3 ऊपर जाके +3 बन जाएगा, तो KH का वैल्यू कितना आ गया 1 इंटू 10 टू दी पावर कितना आ गया 5। ओके, तो मेरे पास हेनरी लॉ कांस्टेंट का वैल्यू कितना आ गया 1 इंटू 10 टू दी पावर +5, देन वैल्यू ऑफ y विल बी, तो मेरे पास KH का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, KH का वैल्यू 1 इंटू 10 टू दी पावर 5 वैल्यू आ रहा है, उसको कंपेरिजन करो 1 इंटू 10 टू दी पावर y से कंपेयर, तो y का वैल्यू कितना होगा, y का वैल्यू क्या आ जाएगा 5, तो 5 विल बी करेक्ट आंसर, क्या आ जाएगा 5 विल बी करेक्ट आंसर। ओके, जो 5 है अपने पास वो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसके लिए। अब क्वेश्चन 48 को देखो, 48 में क्या दिया है, क्वेश्चन 48 ओके, in question 48 is given the specific conductance of aqueous solution of the weak monoprotic acid is given 0.00032, okay, and concentration is given 0.2 m, and this concentration degree of dissociation given 0.02, okay, ये m नहीं आएगा, degree of dissociation given है 0.2, then what will be the value of molar conductance in final dilution, देखो क्या क्या दिया है आपको, तो वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस कितना दिया 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो क्या लिख सकता हूँ 3.2 10 टू दी पावर -5। ओके,
तो क्या आ जाएगा 3.2 10 to the power -5. इसमें कंडक्टेंस इज गिवन इन सेंटीमीटर इनवर्स, इसमें दिया है सेंटीमीटर इनवर्स ओम मीटर. एंड कंसंट्रेशन दैट मींस मोलरिटी कितना दिया है 0.02 m. मोलरिटी इज गिवन. ओके, if at this concentration degree of dissociation is given 0.2, alpha का वैल्यू कितना है 0.02 is given. What will be the value of molar conductance at infinite dilution? Okay, आपको फाइंड आउट क्या करना है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विल बी, ये आपको फाइंड आउट करना है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. ओके, लेट्स टू डिस्कस कैसे सॉल्व करेंगे इसको. चेक कर देखो, इसमें सबसे पहले आप देखेंगे व्हाट इज रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड मोलरिटी. स्टेप फर्स्ट में आप कैलकुलेट करोगे इस पे मोलर कंडक्टेंस एट सी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू k into 1000 डिवाइड बाय मोलरिटी. ओके, नाउ मोलरिटी इज गिवन 0.02, the value of specific conductance given 3 into 10 to the power -5. the molar conductance at C concentration will be 3.2 10 to the power -2, और यहाँ पे कितना दिया है 0.02 दिया है. ओके, मोलरिटी कितना दिया आपके पास 0.02 दिया है या 0.2 दिया है, एक बार चेक कर लो. क्या दिया मोलरिटी, molarity of solution is given 0.2. okay sorry 0.2 is given. क्या दिया आपके पास 0.2 molarity is given. तो molarity कितना दिया 0.2 is given. okay, तो molarity is given 0.2, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, तो कितना हो गया 16 into 10 to the power -2 क्या आ जाएगा मोलर कंडक्टेंस एट सी कंसंट्रेशन. क्या बन जाएगा मोलर कंडक्टेंस एट सी कंसंट्रेशन. ओके, अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. अब यहाँ पे क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मोलर कंडक्टेंस सी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन. ओके, अब अल्फा कितना दिया आपके पास 2 into 10 to the power -2 के ऑर्डर का दिया है, और मोलर कंडक्टेंस सी कंसंट्रेशन कितना दिया है 16 into 10 to the power -2 का दिया है. तो मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन कितना हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू 16 into 10 to the power -2 डिवाइड बाय 2 into 10 to the power -2. -2 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ जाएगा 8. ओके, तो आंसर विल बी 8. क्या आ जाएगा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विल बी 8. तो आंसर क्या हो जाएगा 8 इज करेक्ट आंसर. ओके, इसका आंसर क्या आएगा 8 विल बी करेक्ट आंसर. ओके, नाउ क्वेश्चन 49 को देखो क्या दिया. 49, the number of POP bond in cyclic trimetaphosporic acid is. देखो क्या दिया इसमें, ये क्वेश्चन नंबर 49 क्या दिया देखो, the number of POP bond in tricyclic metaphosphoric acid is. what is trimetaphosporic acid, फास्फोरस फास्फोरस, इस क्या होगा 3 फास्फोराइड. तो ये क्या होगा POP बॉन्ड, इधर क्या है POP बॉन्ड, इस क्या है POP बॉन्ड. ओके, the number of POP bond in tricyclic metaphosphoric acid is. okay, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे एक POP बॉन्ड अटैच कर दो. ये क्या हो गया POP बॉन्ड, ये क्या हो गया POP. ट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड इज. ओके, तो आपको क्या करना है सबसे पहले POP बॉन्ड को कंपेयर कर लो. ये क्या होगा 1 फास्फोरस 2 फास्फोरस 3 फास्फोरस, तो क्या मिलेगा POP, इधर क्या मिलेगा POP, इधर क्या मिलेगा POP बॉन्ड. अब क्या करना है POP बॉन्ड में P डबल बॉन्ड अटैच कर दो. यहाँ पे भी क्या कर देंगे P डबल बॉन्ड, इधर भी क्या जाएगा P डबल बॉन्ड. ओके, और एक इस फास्फोरस और POP बॉन्ड, इधर भी क्या आ जाएगा आपके पास, कितना फास्फोरस है मेरे पास 1 2 और क्या 3 फास्फोरस है. तो POP बॉन्ड कितना दिख रहा है इसमें देखो, POP बॉन्ड इज 1, ये क्या होगा POP बॉन्ड इज 2, और क्या जाएगा POP बॉन्ड इज 3 है. ओके, और यहाँ पे जो अपने पास फास्फोरस है वो भी क्या रहेगा POP बॉन्ड, इधर भी एक POP बॉन्ड अटैच कर देंगे तो 5 बॉन्ड बन जाएंगे. 2 + 3 5. देखो इट इज फास्फोरस फास्फोरस फास्फोरस, तो क्या मिलेगा POP, इधर भी क्या मिलेगा POP, इधर भी क्या मिलेगा POP बॉन्ड. डबल बॉन्ड प्लस OH, इधर भी क्या डबल बॉन्ड प्लस क्या मिलेगा OH, इधर क्या डबल बॉन्ड प्लस OH बॉन्ड. देखो POP बॉन्ड कितना हो गया 1,
ये क्या हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 3 बॉन्ड इज प्रेजेंट. ओके, तो आंसर विल बी 0 3. क्या आ जाएगा 3 POP बॉन्ड इज प्रेजेंट. POP बॉन्ड POP बॉन्ड POP. P डबल बॉन्ड ये क्या है POH बॉन्ड. P डबल बॉन्ड POH बॉन्ड. P डबल बॉन्ड POH बॉन्ड इज प्रेजेंट. क्या आ जाएगा आंसर इज 0 3. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. How many benzylic alcohol are possible for the molecule formula C8H10OH? Okay, क्या पूछा लास्ट क्वेश्चन में, क्या दिया आपके पास? How many benzylic alcohol are possible for molecule formula C8H10OH? Okay, तो पहले आप चेक करो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है इसमें. DU का वैल्यू कितना है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करो. कितना हो गया? ये आ जाएगा आपके पास C8, तो कितना हो गया 9 माइनस कितना हो गया 5, तो 4 DU इज प्रेजेंट. कितना DU है 4. ना बेंजीन में 4 DU कंज्यूम हो जाएगा. ओके, C8H10O मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखो. इसमें देखो यहाँ पे कह दिया C8H10O. ओके, इसका DU कैलकुलेट करो. DU कितना आ जाएगा 9 माइनस 5 इज 4. ओके, तो DU बेंजीन में कितना कंज्यूम हो गया? अगर आप बेंजीन बनाओ तो 4 DU कंज्यूम होगा 1 साइक्लिक का. ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, तो 4 DU कंज्यूम हो गया. अब कार्बन कितने पास 8 है, तो यहाँ पे क्या करो आप CH3 रख दो. इधर क्या करो बेंजलिक अल्कोहल CH2H. एक तो ये पॉसिबल है. दूसरा क्या बन जाएगा बेंजलिक अल्कोहल, ये तो क्या रहेगा CH3. इधर क्या मिलेगा CH2H सेकंड मिलेगा. और थर्ड में क्या मिलेगा यहाँ पे, ये तो CH3 एज इट इज रहेगा. इधर क्या मिलेगा CH2H. ऑल आर बेंजलिक अल्कोहल. तो कितने मिलेंगे 3. और एक और क्या बना सकता हूँ मैं, आप डायरेक्ट आर्थो मेटा पैराबोलिक को छोड़ के क्या बना सकते हैं CH2 CH3. तो यहाँ पे क्या मिलेगा OH को अटैच करेंगे, एक अल्कोहल यहाँ पे मिल जाएगा आपका बेंजलिक अल्कोहल. तो कितने पॉसिबल है 1 2 3 और 4 आर बेंजलिक अल्कोहल पॉसिबल. द आंसर विल बी 0 4. ऑल आर बेंजलिक अल्कोहल. ओके, ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.